अभी तक आपने सुना दिलावर सिंह, याद है ना बेटा, हमें पूजा के लिए भी जाना है और मैं चाहता हूँ कि इस बार इस पूजा में हमारी बहू भी शामिल हो। सुलोचना जी, 3 दिन में बहू कहाँ से लेकर आ जाएंगे आप? दिलावर सिंह, उसकी चिंता तुम छोड़ दो भाग्यवान, तुम सिर्फ हमारे खानदानी कंगन निकाल कर रखो जिसे मैंने तुम्हें पहली बार पहनाया था, और 3 दिन बाद हमारा बेटा हमारी बहू को वही वही कंगन पहनाएगा जहाँ पर मैंने तुम्हें पहनाया था। अब आगे। दिलावर सिंह अपनी पत्नी सुलोचना के साथ पीछे बैठे हुए थे। आगे की सीट पर नीतू और ड्राइविंग सीट पर यश बैठा हुआ था। सभी माधोगढ़ जा रहे थे अपनी कुल देवी की पूजा के लिए। यश बार बार सामने रखे अपने फोन को देख रहा था। यश को बार बार फोन की तरफ देखते हुए नीतू बोली, भैया आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं कॉल? यश नीतू को देखते हुए, मैं किसके पास कॉल करूंगा, मैं तो ऐसे ही देख रहा था फोन को। नीतू, आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा है। यस, मुझे किसी के पास कॉल नहीं करनी है, जिसे करना होगा वो खुद ही करेगा। नीतू, आपके बातों से तो नाराजगी दिखाई दे रही है किसी के लिए। यस, तू चुप रह। नीतू, मैं तो चुप ही हूँ, पर किसी और का गुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? यस, खुद से पता नहीं खुद को क्या समझती है। 3 दिन हो गए, ना कोई कॉल ना मैसेज। नीतू इसके चेहरे को देख रही थी जो काफी परेशान था। दिलावर सिंह, यहाँ से अब हम सभी को पैदल ही चलना है बेटा, मंदिर ऊपर पहाड़ी पर है। यश ने गाड़ी वहीं पार्क कर दी। वहां पर पहले से ही कितनी गाड़ियां खड़ी थी। उन गाड़ियों को देखकर दिलावर सिंह समझ गए थे कि और कौन आया है वहां पर। सभी पथरीले रास्ते से चलते हुए ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे, जहां पर मां काली का एक प्राचीन मंदिर था जिसे 11वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा त्रिकाल देव ने बनवाया था। मंदिर की दूसरी तरफ नीचे उतरकर एक गांव था। उस गांव के लोग के उस मंदिर की देखभाल करते थे और पूर्णिमा के 4 दिन पहले से ही पूजा की तैयारी करने लगते थे। मंदिर को चारों तरफ से बहुत ही सुंदर तरीकों से फूलों और पत्तों से सजाया गया था। जगह जगह कमल के फूल लगाए हुए थे। मंदिर की दाईं तरफ नीचे मेला लगा हुआ था, जहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा थी। जब मंदिर में दिलावर सिंह यश के साथ पहुंचे तो वहां पर महावीर सिंह पहले से ही अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थे। दिलावर सिंह और यश को देखकर वो घूरते हुए सामने देखने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पुजारी ने महावीर सिंह और दिलावर सिंह को आरती के लिए बुलाया, तो दिलावर सिंह ने अपने ओर से यश को भेजा और महावीर सिंह ने अपने सबसे छोटे बेटे को अंश को भेजा। दोनों ने माँ काली की आरती की। आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने दोनों को टीका लगाया, फिर वहां से दोनों चल दिए। दिलावर सिंह सुलोचना जी के साथ मंदिर के बाहर आकर यश और नीतू का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद यश नीतू के साथ आया। दिलावर सिंह, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? यश, ये बेवकूफ को मेले जाने की जिद करने लगी तो इसे मेले में घुमाने ले गया था, और ये देखो क्या लेकर आई है। दिलावर सिंह ने नीतू के हाथों में देखा तो एक पत्थर की, जिसे कलाकार ने एक सुंदर लड़की के आकार में ढाला था, की मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की किसी का इंतजार कर रही हो। सुलोचना जी, तू भी क्या क्या ले आती है उठाकर, ये लड़की सोच क्या रही है? नीतू, मम्मा ये लड़की मैं हूँ, और किस तरह 6 साल मैंने अपने भाई का इंतजार किया है, इससे वो पता चलता है। यस, अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो ये मूर्ति लेने की क्या जरूरत थी तुझे? नीतू, बस अच्छा लगा तो ले लिया। नीतू ने बोलते हुए दांत दिखा दिए। दिलावर सिंह, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो चारों वहां से नीचे की ओर उतरने लगे और ऊपर महावीर सिंह अपने दीवान पूरन सिंह के साथ खड़े होकर उन्हें देखते रहे। उनके जाने के बाद महावीर सिंह की तरफ देखा तो उसने किसी को फोन किया और कुछ बात करके फोन रख दिया। चारों नीचे पहुंचकर गाड़ी में बैठ गए और इसने गाड़ी जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते की तरफ मोड़ ली। तभी सामने से एक आदमी आया जिसने पुजारियों के कपड़े पहन रखे थे। आदमी, आगे मंदिर में दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ है, इसलिए मंदिर की दूसरी तरफ से जो रास्ता है उस ओर से जाना होगा। दिलावर सिंह, ये सही कह रहे हैं बेटा, इस वक्त दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाती है यहाँ पर, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से होकर गुजरना होगा। इसने गाड़ी मंदिर के पीछे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया, जो पहाड़ी रास्ता था और पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। पथरीला रास्ता होने की वजह से इस गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था कि अचानक एक गोली उसकी कार के टायर पर आकर लगी और गाड़ी सामने एक बड़े पत्थर से टकराई। रफ्तार कम होने की वजह से
किसी को चोट तो नहीं आई, पर जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो बंदूक लिए 10-15 आदमी उनके चारों तरफ खड़े थे। और उसके बाद उस पहाड़ी इलाके में लगातार 10 से 15 गोलियों के चलने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मंदिर में मौजूद सभी लोग डर के कारण उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से गोली चलने की आवाज़ आई थी। मंदिर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वे थे महावीर सिंह और पूरन सिंह। काव्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी भाभी सीमा के पीछे खड़ी हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद पूरन सिंह के पास किसी का फ़ोन आया और उसने कुछ कहा। पूरन सिंह ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। पूरन सिंह, काम पूरा हो गया राजा साहब। महावीर सिंह ने कुछ नहीं बोला और सभी को वहां से चलने को कहकर मंदिर से निकल कर चल दिए। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने गाड़ियों में बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। शाम तक हवेली पर पहुंच गए। हवेली के अंदर जाते ही महावीर सिंह अपने पिता राणा उदयभान सिंह के सामने बैठ गए। महावीर सिंह रोते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आज अपने ही भाई की हत्या कर दी जो मुझे नहीं करवानी चाहिए थी। जानता हूँ मैं कि मैं गलत हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मेरे परिवार का दुश्मन बन चुका था। महावीर सिंह को रोता देख उनके परिवार के सभी लोगों की आंखें भर आई। उन लोगों ने आज पहली बार महावीर सिंह को रोते हुए देखा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महावीर सिंह इस तरह कभी रोएंगे। हवेली के दरवाजे और लाइट किसी ने बंद कर दिए, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही महावीर सिंह उठकर चारों तरफ देखने लगे। अंश, ये लाइट किसने बंद की? दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ अंधेरा हो गया है कितना। मुर्दों को लाइट की जरूरत नहीं होती है अंश बाबू। अच्छे, क्या बकवास कर रहे हो? और हो कौन तुम? अचानक लाइट जली। सबने देखा तो उनके चारों तरफ कितने ही लोगों ने उन पर बंदूकें तान रखी है और उनके बीच उनके दीवान पूरन सिंह खड़ा था, जिसके आंखों में खून सवार था। पूरन सिंह को उन लोगों के साथ खड़ा देखकर सबके होश उड़ गए। शारदा देवी, ये सब क्या हो रहा है दीवान जी? और ये लोग कौन हैं जिनके साथ आप यहाँ आए हुए हैं? पूरन सिंह, ये सब आप सभी को दिलावर सिंह के पास पहुंचाने के लिए आए हैं। महारानी जी, अब आप सब बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। महावीर सिंह, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम पूरन सिंह? पूरन सिंह, बकवास नहीं, हकीकत है। ये उधर मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई के परिवार को खत्म कर दिया और इधर मैं तुम लोगों को, और इसके बाद हवेली की सभी दौलत हम लोगों की। और रही बात पुलिस की, तो ये सब देख लो तुम सब। पूरन सिंह ने एक वीडियो चलाया जिसमें महावीर सिंह अपने भाई दिलावर सिंह को मारने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर महावीर सिंह गुस्से से उनकी तरफ बढ़े। तभी एक गोली उनकी बेटी काव्या के कंधे को छूते हुए निकली और वो चिल्लाकर नीचे गिर गई। उसके कंधे से लगातार खून निकल रहा था। दर्द से वो रोने लगी। महावीर सिंह के साथ बाकी लोग भी भागते हुए उसके पास पहुंचे। शशांक ने दुपट्टे से उस जगह को बांध दिया। शशांक, क्या चाहते हो तुम, और ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? पूरन सिंह, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को किसी के कहने पर मारूंगा? मैं तुम लोगों को मारने का सही समय ढूंढ रहा था और वो समय अब आ गया है। मैंने ही तुम्हारे बेटे ध्रुव को मारा और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया, और मैंने उस खून का इल्जाम दिलावर सिंह पर लगा दिया। कितने बड़े बेवकूफ़ हो ना तुम लोग। बिना किसी सबूत के तुमने दिलावर सिंह को जेल में भिजवा दिया। महावीर सिंह, नमक हराम, इतने सालों से हमारे घर में रहकर हमें ही धोखा देता रहा। पूरन सिंह, जब बात 1000 करोड़ की दौलत की हो तो धोखा देना इंसान की फितरत हो जाती है। महावीर सिंह, तुझ जैसे धोखेबाज इंसान के बहकावे में आकर आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पूरन सिंह, कोई बात नहीं राजा साहब, अब आप ऊपर अपने भाई दिलावर सिंह के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना। सादा देवी, तुझे क्या लगता है तुझे कोई देख नहीं रहा? वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और वही तेरे करे की सजा देगा। पूरन सिंह, इन सबके हाथ पैर बांधो और गाड़ियों में डालो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ये हवेली खून से लाल हो। पूरन सिंह ने इशारा किया तो उसके सभी आदमी आगे आए और बंदूकों की नोक पर सबके हाथ पैर और मुंह बांधकर एक एक को घसीट कर ले जाने लगे। उन लोगों ने सबको गाड़ियों में डाला और हवेली से निकल गए। वो लोग उन सभी को लेकर शहर से बाहर पहाड़ी इलाके में ले आए, जिसके एक तरफ खाई थी और एक तरफ बड़ा सा मैदान। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो ऐसी रात थी जिसमें ना झींगुर बोल रहे थे, ना ही तारे टिमटिमा रहे थे।
उन्होंने घर के बच्चों को गाड़ी में ही छोड़ दिया और बाकी सभी लोगों को घसीटते हुए गाड़ियों से बाहर ले आए। एक गाड़ी और आकर रुकी, जिसमें से पूरन सिंह बाहर निकला। पूरन सिंह ने अपने जेब से रिवॉल्वर बाहर निकाली और बोला, तो शुरुआत कहाँ से करूं राजा साहब, आपसे या रानी साहिबा से? महावीर सिंह बोलना तो चाहते थे, पर मुंह पर बंधे कपड़े की वजह से नहीं बोल पा रहे थे। पूरन सिंह, चलो शुरुआत आपके बच्चों से करते हैं, क्योंकि जब वो मरेंगे तो दर्द तुम लोगों को भी होगा, उससे कई गुना। उसने किसी पागल आदमी की तरह चिल्लाते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे गब्बर सिंह कालिया को मारने से पहले हंस रहा था। फर्क बस इतना था कि इस बार पूरन सिंह ने महावीर सिंह का नमक खाकर उसे मारने जा रहा था। उसने अपनी रिवॉल्वर अंश के माथे पर रखी। पूरन सिंह, तो कैसे हो तुम छोटे राजकुमार? अब ऊपर जाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि नर्क में तुम राजकुमार नहीं रहोगे। उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगलियों को टाइट किया। तभी चारों तरफ रोशनी हो गई। एक साथ कई गाड़ियों की हेड जलने लगी। पूरन सिंह हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। तभी एक गाड़ी उसके पास चलती हुई आई और उसमें से उसका बेटा सुजीत नीचे गिरा। उसके पूरे शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी। आंखें काली पड़ गई थी। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत हो। उनमें से एक कार में से शिखा और यश बाहर आए। दूसरी कार में से दिलावर सिंह, नीतू और सुलोचना जी नीचे उतरी। दिलावर सिंह और उसके परिवार के लोगों को जिंदा देखकर सादा देवी के साथ बाकी सभी लोगों की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। एक गोली आकर पूरन सिंह के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पर लगी, जिससे उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरा। यश और शिखा के साथ आए पुलिस की टीम ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यश पूरन सिंह के पास गया, तब तक शिखा ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर महावीर सिंह और उनके परिवार के सभी लोगों के हाथ खोल दिए। यश पूरन सिंह का कॉलर पकड़ते हुए, तुझे क्या लगा तू हम सबको मारने का प्लान बनाएगा और हमें पता नहीं चलेगा? जहां तक तू सोचता है वहां तक हम काम खत्म करके आ भी जाते हैं। महावीर सिंह पूरन सिंह के पास आकर, तुझे क्या लगा मैं नहीं जानता था कि ये जो हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा हाथ है? मैं ये भी जानता था कि तूने आज हम सभी को जान से मारने का प्लान बनाया। पूरन सिंह हैरानी से महावीर सिंह की तरफ देखने लगा और उसके साथ ही उनके परिवार के बाकी सभी लोग भी हैरानी से उन्हें देखने लगे। पुलिस ने पूरन सिंह और उसके बेटे सुजीत को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और साथ ही महावीर सिंह ने अपने कोट पर लगे हुए कैमरे को भी उन लोगों को दे दिया। उसके बाद महावीर सिंह दिलावर सिंह के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, आज तक मैं तुम्हें अपना दुश्मन ही समझता रहा। मेरी ही वजह से तुम्हारा बेटा तुमसे 6 साल दूर रहा और मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूटकर बिखर गया। मुझे मालूम है मैंने जो गलतियां की हैं वो माफ करने के लायक तो नहीं है, फिर भी इस उम्मीद से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर माफ कर दोगे। दिलावर सिंह महावीर सिंह का हाथ पकड़ते हुए, ये आप क्या कह रहे हो भैया? मैंने कभी भी आपको अपना दुश्मन नहीं माना। मैं तो हमेशा से ही आपको बड़ा भाई ही मानता आया हूँ। सादा देवी भी आकर दिलावर सिंह से बोली, मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने ही समय समय पर तुम्हारे खिलाफ इन्हें भड़काया है। दिलावर सिंह, आप दोनों ये सब क्या कह रहे हैं? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं आपसे कभी नाराज था ही नहीं। मैं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि हमारे बीच की ये गलतफहमियां दूर हो जाएं जल्द से जल्द, और ये आज दूर हो गई। अंश वहां पर आते हुए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि इन सबके पीछे पूरन सिंह का हाथ है? अंश ने अपने पिता महावीर सिंह के सामने आकर पूछा। महावीर सिंह, ये सब एक देवी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं भ्रात हत्या के पाप से बच गया। महावीर सिंह ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा। सुबह जब महावीर सिंह माधवगढ़ जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो किसी अनजान नंबर से उनके पास किसी का फोन आया। महावीर सिंह, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी, ठाकुर साहब, आप आज एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाले हैं, जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो अपने हवेली के बगीचे में अभी आकर मुझसे मिलिए। महावीर सिंह, कौन हो तुम? हेलो हेलो। फोन कट चुका था। महावीर सिंह ने कुछ सोचा और बगीचे की ओर चल दिए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ देखा तो बगीचे के बिल्कुल अंत में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी उन्हें। वो वहां पर पहुंचे तो देखा कि उस पेड़ के पीछे शिखा खड़ी थी। महावीर सिंह, तो तुम हो हवेली में? कैसी आई हो तुम? शिखा, हवेली में आना और जाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। मैं 3 दिन से आपके हवेली में हूँ और आपको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है।
महावीर सिंह, इस तरह हमारे घर में आने का कारण पूछ सकता हूँ मैं? शिखा, यहाँ पर आने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप अपने घमंड में आकर अपने ही भाई की हत्या की योजना बना रहे हैं, वो भी बिना सच्चाई जाने। महावीर सिंह, सच्चाई हम अच्छी तरह से जानते हैं लड़की, और हमें क्या करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। शिखा, आप कुछ नहीं जानते। अगर आपको कुछ मालूम होता कि आपके पीठ पीछे हवेली में क्या हो रहा है, तो आप इस वक्त अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल रहे होते। महावीर सिंह, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। शिखा, मैं कहने नहीं, आपको सबूत देने आई हूँ। शिखा ने महावीर सिंह को एक पेन ड्राइव और एक माइक्रो कैमरा दिया और वहां से चली गई। महावीर सिंह ने उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और उसके अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गए। उस पेन ड्राइव में पूरन सिंह और उसके बेटे की कॉल रिकॉर्डिंग थी और वीडियो थे, जिसमें वो महावीर सिंह की पूरी फैमिली को मारने की बात कर रहा था। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग और शुरू हुई जिसमें शिखा बोल रही थी। शिखा, ठाकुर साहब, मैं पिछले 3 दिनों से आपके घर में थी और मैंने 3 दिन में पूरन सिंह के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, पर उसे जेल तक पहुंचाने के लिए वे ठोस सबूत नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए आज आप अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा करने जाइए, पर उससे पहले ये कैमरा अपने कोट पर लगा लीजिएगा। महावीर सिंह ने अब तक हुई सारी बात सबको बताई और शिखा के पास गए। महावीर सिंह, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया कहूँ बेटा? तुम तो साक्षात देवी का अवतार लेकर मेरे सामने प्रकट हो गई। अंश, पर मंदिर में जो हम सभी ने गोलियां चलने की आवाज सुनी, उसमें कहाँ तक सच्चाई थी? शिखा, मैंने यश को पहले ही मैसेज करके सब बता दिया था, और जो कुछ भी हो रहा था हमारे प्लान के अनुसार ही हो रहा था। और जो गोलियां चलने की आवाज आप लोगों ने सुनी, वो दरअसल इनके किराए के गुंडे को डराने के लिए चलाई गई थी। सीमा, ये लड़की तो सच में बहुत ही डेंजर है। काव्या, मैंने तो जब इन्हें पहली बार देखा था तभी जान गई थी ये कितनी डेंजरस हैं। शारदा देवी, आज तक हम सभी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर आप लोग हमें माफ कर दें। और मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि भाई साहब, आप अब अपने पिता के घर वापस आ जाइए, जिससे उनके दोनों बेटे एक साथ फिर से रह सकें परिवार। शशांक, चाचा जी, हम सभी बिना सच्चाई जाने आपको अपना दुश्मन मानते आए। हमारी गलतियों को सुधारने के एक मौका तो दीजिए आप। दिलावर सिंह ने सुलोचना की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। दिलावर सिंह की आंखें भर आई और उन्होंने महावीर सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें गले लगा लिया। इधर अंश, शशांक और अक्षय ने भी यश को गले लगा लिया। राणा उदयभान सिंह का परिवार एक बार फिर से एक हो गया था। सभी गिले शिकवे दूर हो गए थे। शारदा जी शिखा के पास गई और बोली, आज तुम ना होती तो यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति जिंदा ना होता। सच में तुमने किसी देवी की तरह आकर हम सभी को बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शिखा, वो तो मेरा फर्ज था। 2 परिवार वर्षों बाद एक हो गए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। शारदा देवी, सच में पृथ्वी की पसंद नायाब है, और सच में ही तुम ठाकुर खानदान की बहू बनने लायक हो। पृथ्वी बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम जैसी जीवन संगनी मिली। शिखा ने शर्मा के अपनी पलकें नीचे झुका ली और सुलोचना जी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। सुलोचना जी, तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये तो मैं जानती ही नहीं थी। नीतू, ये बात तो मैं और पापा शुरू से ही जानते हैं, और भैया और भाभी की तो सगाई भी होने वाली है। सुलोचना जी, क्या? ये सब तुम मुझे अब बता रही है? नीतू, मुझे लगा भैया आपको बताएंगे या पापा, इसलिए मैं चुप थी। सुलोचना जी शिखा के चेहरे को प्यार से छूते हुए, सच में ही मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। पृथ्वी की पसंद तो सच में ही लाजवाब है। अब तो मैं शिखा के माता पिता से मिलने खुद जाऊंगी, वो भी शगुन लेकर। रात ज़्यादा हो गई थी, इससे सभी वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चल दिए। 1 घंटे में सभी हवेली पर पहुंच चुके थे। सबने मिलकर साथ खाना खाया और देर रात तक बैठकर बातें करते रहे। इसने इशारा करके शिखा को ऊपर की तरफ चलने को कहा तो लेकिन शिखा ने नाम में सिर हिला दिया। इसने फिर इशारा किया। इस बार फिर से शिखा ने नाम में सिर हिला दिया। उन दोनों की हरकतें काव्या और नीतू देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। यश वहां से उठकर चल दिया तो शिखा भी पानी पीने के बहाने उठकर वहां से किचन की ओर चल दी। पानी तो बस बहाना था। वो किचन से घूमकर वापस आ गई और सबकी नजरें से बचती हुई हवेली की छत पर पहुंच गई। छत पर वो जैसे ही पहुंची, यश ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और कसकर गले लगा लिया। यश,
आज तो मेरी जान ने कमाल ही कर दिया। शिखा, वो तो मैं रोज ही करूंगी अब। यस, शिखा के कंधे को चूमते हुए। अब तो सबको मालूम हो गया है, तो तुम अपने मम्मी पापा को यहीं बुला लो। शिखा, अब तुम खुद ही परिवार सहित उनसे मिलने जाओगे, वो नहीं आएंगे यहाँ पर। यश ने इस बार शिखा के गालों पर किस कर लिया। शिखा ने आंखें बंद करके यश को और कसकर पकड़ लिया। यश ने शिखा को खुद से अलग किया और उसके होठों की तरफ अपने होठ बढ़ाए। तभी नीचे से सुलोचना जी की चिल्लाने की आवाज आई, जो ऊपर छत की तरफ ही आ रही थी। यश और शिखा जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए और यश ने जानबूझकर अपना फोन अपने कान पर लगा लिया। सुलोचना जी काव्या और नीतू के साथ ऊपर आए तो देखा तो यश किसी से बात कर रहा था। सुलोचना जी, तो इतनी रात को किससे बात कर रहा है फोन पर? यस, वो एक जरूरी फोन आ गया था। काव्या, भैया शिखा भाभी कहाँ है? यस, यहीं पर। नहीं, वो तो नीचे गई हैं। नीतू, मतलब वो ऊपर थी। यस हकलाते हुए चारों तरफ देखते हुए, नहीं, वो नहीं है यहाँ पर और ना ही थी। सुलोचना जी, तो इतना हकला क्यों रहा है? यस, नहीं तो। सुलोचना, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। सुलोचना जी काव्या और नीतू के साथ नीचे चली गई तो यस हवेली के पूरी छत पर शिखा को ढूंढने लगा, लेकिन शिखा उसे कहीं नहीं मिली। यस, ये कहाँ चली गई? लगता है बंदरिया की तरह कूद कर नीचे चली गई। फरीदाबाद। आलोक जी और अंजना जी आज पूरी तरह व्यस्त नजर आ रहे थे। आज उनकी बेटी शिखा की सगाई जो थी, और ऊपर से उन लोगों को ये मालूम भी हो गया था कि यश का असली नाम पृथ्वी सिंह राणा है और वो उज्जैन के प्रसिद्ध राजा राणा उदय भान सिंह का पोता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों को इतना जल्दी कैसे पता चल गया, तो जान लीजिए कि ये खबर तो आग की तरह फैलनी ही थी, क्योंकि ओमवीर सिंह का बेटा अभय महावीर सिंह के बेटे अंश का जिगरी दोस्त था, और अभय के जरिए रश्मि और रश्मि के जरिए तो पूरी शर्मा फैमिली में ये खबर फैल जानी ही थी। शिखा सुबह से ही अपने कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ काजल, रश्मि, निम्मी और वंदना चारों उससे तरह तरह की बातें करके उसे परेशान कर रही थी। शिखा बस उन लोगों की बातों से हल्का सा नाराज हो जाती। शिखा को भी अब यश के नाम से उन लोगों को उसे सताना अच्छा लग रहा था। रश्मि, आज तो हमारी डीआईजी साहिबा का चेहरा देखने लायक है। देखो शर्म से कितना लाल हो जा रहा है इनका चेहरा, जब इनके होने वाले उनका नाम ले रहे हैं हम। निम्मी, दीदी, आज ये बताओ, जीजू को आप शादी के बाद क्या कहोगे, पृथ्वी जी या यश बाबू? काजल, मुझे तो लगता है भी नहीं कि ये नाम भी लेंगी दामाद जी का। ये तो ऐसे कहेंगी, अजी सुनिए, जरा चाय तो बना लीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शिखा, वो सीबीआई ऑफिसर है, ना कि बेरोजगार जो घर पर ही रहेंगे। वरना शादी बात खाना कौन बनाएगा, आप या सर? निम्मी, जीजू ही बनाएंगे। शिखा ने निम्मी को आंख दिखाते हुए वो चुप हो गई। वरना और बच्चों को कौन संभालेगा? काजल, अरे अभी शादी तो होने दो तुम सब, तो अभी ही सब कुछ पूछने लगी। काजल, चलो सब बाहर, अब हमें शिखा को पार्लर लेकर जाना है। निम्मी, मैं भी जाऊंगी पार्लर, क्या पता मेरे सपनों का राजकुमार भी जीजू के साथ आ रहा हो। निम्मी सिर ऊपर करके सोचती हुई बोली, तो सभी उसे एकटक देखने लगे। निम्मी, अरे क्या हुआ, मैं सपने भी नहीं देख सकती क्या? काजल, इस पर ध्यान मत दो, ये तो नौटंकी है बहुत बड़ी। शिखा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। नीचे आलोक जी घर के डेकोरेशन को देख रहे थे, उनके साथ राजन और वीर भी घर की सजावट में लगे हुए थे। वंदना नीचे तो वीर उसके पास आया। वीर, तुमने अपने मम्मी पापा से पूछा? वंदना, किस बात के लिए? वीर, हमारी सगाई के लिए। वंदना, अपनी फैमिली को लेकर आओ तभी तो, या ये सब भी मैं ही पूछूंगी? वीर, तो ये बात है? वंदना, जी हाँ ये बात है। वीर, एक बात कहूँ? वंदना, हाँ कहो। वीर, आज तुम इस सूट सलवार में कमाल की लग रही हो। वंदना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वीर के पास किसी का कॉल आया तो वो भी वहां से चला गया। शाम होने वाला था, इसलिए शिखा, काजल, रश्मि और वंदना के साथ पार्लर चली गई, और इधर उज्जैन में महावीर सिंह की हवेली पर सभी तैयार हो रहे थे। यस, दिलावर सिंह से, पापा हमें प्राइवेट प्लेन में फरीदाबाद जाने में कितना समय लगेगा? अंश वहीं से गुजरते हुए बोला, मेरे ख्याल से कल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि लेट हो गए हैं हम सब। काव्या, भैया आप घबराओ मत, इंतजार करते करते बस भाभी का मेकअप ही खराब होगा, वो तो दोबारा भी कर लेंगी। यस, खुद से 4 बज गए हैं और अभी भी इन सभी लोगों को मजाक सूझ रहा है, और वहाँ शिखा इंतजार कर रही होगी। लेट हो गए तो कहीं अपना पुराना वाला रूप ना धारण कर ले। सीमा,
क्या हुआ देवर जी, क्या सोच रहे हैं? आप कहीं डर तो नहीं रहे हैं हमारी होने वाली देवरानी से? सोनिया, मैंने तो सुना है वो बहुत ही खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है। नीतू, जी हाँ, आपने सही सुना है। अंदर से सुलोचना जी और शारदा देवी आईं। शारदा देवी के हाथों में एक पूजा की थाली थी। उन्होंने यश की आरती उतारी और सभी को चलने को कहा तो यश मन ही मन खुश हो गया और उसने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में सभी घर से निकल गए। इधर आलोक जी ने अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया था। अंदर बाहर हर जगह सभी तरह के फूलों से पूरा घर एक अलग ही खुशबू से महक रहा था। बाहर दरवाजे पर अंजना जी ने एक बहुत ही सुंदर रंगोली बनवाई हुई थी, जिसे उन्होंने फूलों और रंगों से बनाया था। रात के 8 बज चुके थे। सभी को अब यश की फैमिली के आने का इंतजार था। शिखा अभी पार्लर में ही थी। उसे लेने राजन और वीर चले गए थे। कुछ देर बाद एक साथ कितनी ही कारें वहां पर आकर रुकी, जिसमें से पूरी ठाकुर फैमिली नीचे उतरी। एक अलग कार भी वहां पर आकर रुकी, जिसमें से सीबीआई चीफ बलराज ठाकुर और उनकी पत्नी सुधा नीचे उतरे। सभी का आलोक जी ने और विराज जी ने फूलों से स्वागत किया। आलोक जी ने महावीर सिंह और दिलावर सिंह को देखकर जैसे ही हाथ जोड़े, महावीर सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया। महावीर सिंह, संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, हाथ नहीं जोड़ते। इतना कहकर महावीर सिंह ने आलोक जी को गले लगा लिया। सभी मेहमानों को अंदर बिठाया गया। वीर चारों तरफ देखते हुए, ये यश सर नजर नहीं आ रहे हैं। ऋतिक, अभी सिर्फ बूढ़े ही आए हैं, सभी लड़के तो अभी आए ही नहीं हैं। निम्मी, ओहो, ये जीजू तो अभी तक आए ही नहीं, पता नहीं कितना लेट करेंगे अभी। एक काले रंग की बीएमडब्ल्यू आकर रुकी, जिसमें से अंश, शशांक, अक्षय और सबसे बाद में यश बाहर आया। इसने नीले रंग का कोट और पैंट पहन रखा था, जिसमें वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। फंक्शन में आई सभी लड़कियां यश को घूर घूर कर देख रही थी। यश सबके साथ आकर बैठ गया। उसके बाद बलराज ठाकुर और उनकी पत्नी सुधा जी अपने कार से वहां पर पहुंचे, जिन्हें देखकर यश के साथ साथ बाकी सभी लोग भी खड़े हो गए। बलराज ठाकुर ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और यश के पास गए। यश ने झुककर सुधा जी और बलराज ठाकुर के पैर छुए। बलराज ठाकुर, अब परिंदे की तरह तुम इधर उधर नहीं भटक सकते। अब तुम एक डोरी से बंद बहुत जल्द ही बन जाओगे। सुधा जी, अब तो इस पर लगाम सिखा ही लगा सकती है। सुलोचना जी, आप लोगों का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे बहन जी। सुधा जी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये भी तो मेरा ही बेटा है। सभी लोग बैठकर आपस में बात करने लगे और थोड़ी देर बाद आलोक जी विराज जी के साथ आए और सभी को घर के हाल में ले आए, जहाँ पर सामने 2 कुर्सी खूबसूरती से सजा कर रखी हुई थी। सभी वहीं पर सामने बैठ गए तो यश को राजन और वीर खींचकर सामने कुर्सी पर बैठा दिए, जहां निम्मी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। निम्मी, आइए जीजू, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से घर में। आप तो राजकुमार हैं, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताया? यस, पहले बता देता तो क्या हो जाता? निम्मी, वो सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी आपको। यस निम्मी की बात पर मुस्कुरा दिया और निम्मी भी हंस हंस कर उससे बात करने लगी। अंश सामने कुर्सी पर बैठे हुए निम्मी को देखे जा रहा था, जो अपने सामने बैठे हुए लोगों को नजरअंदाज करके यश से बातें करने में मगन थी। अच्छा, क्या हुआ अंश बाबू, किसे देख रहे हो इतने गौर से? अंश, वो लड़की कौन है, वही देख रहा हूँ। अंश को मालूम था वो शिखा की बहन है, फिर भी बात को घुमाने के लिए अच्छे से बोल दिया। अंजना जी ने निम्मी को आवाज लगाई तो वो उठकर वहां से चली गई और अंश उसे देखता ही रहा। तभी अंधेरा हो गया और गुलाबी रंग के लहंगे में शिखा सामने से चली आ रही थी। अंधेरे में वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई परी गुलाबी कपड़े पहनकर आ रही हो। उसने चेहरे पर हल्का मेकअप, गहरा काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। शिखा ने अपनी पलकें झुकाई हुई थी। वो जानती थी कि आज उससे ही सब घूर रहे होंगे, इसलिए शर्म से उसका चेहरा ऊपर नहीं उठ रहा था। वो धीरे धीरे यश की तरफ चली आ रही थी। जब वो यश के पास पहुंची तो सबकी नजर यश पर गई, जो शिखा को बैठे बैठे ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी देखा ही ना हो। सब यश को देखकर मुस्कुराने लगे और यश उन सब पर ध्यान न देकर सिर्फ शिखा को ही देखे जा रहा था। अब तो शिखा को भी पहले से ज्यादा शर्म आने लगी थी। तभी पीछे से राजन बोला, सर, सभी आपको ही देख रहे हैं, कंट्रोल रखिए खुद पर। आवाज सुनने के बाद भी यश शिखा को घूरे जा रहा था तो ऋतिक ने इशारा किया तो चारों तरफ एक बार फिर से सभी लाइट जलने लगी और तब यश की तंद्रा टूटी और फौरन खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत को देखकर सभी एक साथ हंसने लगे और इस बार तो यश ने भी सिर नीचे झुका लिया। रश्मि और काजल ने शिखा को कुर्सी पर बैठा दिया और वहां से चली गई।
शारदा जी और सुलोचना जी दोनों ही उठकर वहां पर आईं। शारदा देवी ने शिखा के गालों को छुआ। शारदा देवी, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। कहते हुए उन्होंने अपने आंखों से काजल निकालकर शिखा के कान के पास लगा दिया। सुलोचना जी शिखा के माथे पर प्यार से चूमा और शिखा के हाथ में एक बॉक्स देकर चली गई। शिखा ने यश की तरफ देखा तो उसने उसे देखकर आंख मार दी, तो शिखा ने भी नजरों नजरों में ही उसे आंख दिखाया, जैसे उसे डांट रही हो। सुषमा जी और काजल शिखा के पास आई। काजल के हाथों में एक थाली थी जिसमें फूलों के बीच एक सुंदर सी अंगूठी रखी हुई थी। सुलोचना जी भी उठकर आईं और उन्होंने भी यश की तरफ एक हीरे की अंगूठी बढ़ाई। इसने उसे उठाया और शिखा की तरफ देखने लगा कि शिखा अपने हाथ आगे बढ़ाएगी, लेकिन शिखा अपना सिर झुकाए यूं ही बैठी रही। सभी यश का चेहरा देखकर हंस रहे थे। जब 3-4 मिनट से ज्यादा का समय हो गया तो यश ने खुद ही शिखा का हाथ अपनी ओर खींचा और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। यह देखकर यश के परिवार वालों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी। उसके बाद शिखा ने भी आराम से यश को अंगूठी पहना दी। चारों तरफ तालियां और सीटियां बजने लगी। यश और शिखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी के बुलाने पर सभी बड़े वहां से उठकर चले गए और निम्मी अपनी जगह से उठी। आप सभी मेरे दीदी और जीजू की सगाई में तो आए, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को मैं एक गज़ल सुनाती हूँ, इस उम्मीद से कि शायद आप सभी को अच्छा लगे। मैंने उस गज़ल को नाम दिया है पहली मुलाकात। जब पहली मुलाकात आपसे हुई तो वो दिन बहुत ही खुशनुमा था। हाँ हाँ, जिससे मिली थी वो तुम ही थे। सर्दी की वो सुबह जब मैं किसी अनजान रास्ते से गुजर रही थी, एक लड़का एक अनजान से रास्ते पर खड़ा था और ना जाने वो किससे बातें करने में मगन था। हाँ हाँ, वो तुम ही थे। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश थी और उसके चेहरे को देखकर मैं वहां से आगे बढ़ न सकी। जी हाँ, कुछ बात थी उसके चेहरे में जिसे देखकर मैं आगे बढ़कर भी आगे ना बढ़ सकी। हाँ हाँ, वो तुम ही थे जिसे देखकर मैं भी एक बार तुम में खो सी गई थी। बहुत ही हंसी हमारी वो पहली मुलाकात थी, जब आंखों ही आंखों में हमने एक दूसरे की आंखों में देखा था। ना जाने कितना हंसी वो लम्हा था। ये हमारी पहली मुलाकात थी जिसे मैं पूरे दिन भुला ना सकी। हाँ हाँ, वो तुम ही थे जिसने अनजाने में मेरे दिल को चुराया था। सभी निम्मी की तरफ देख रहे थे कि वो कहना क्या चाहती है और किसके बारे में कहना चाहती है। निम्मी मुस्कुराते हुए सभी के चेहरे देख रही थी और बार बार शिखा और यश की तरफ देख रही थी। निम्मी, चलिए अब मैं आपको आगे की कविता सुनाती हूँ। शायद इस बार आप सभी को मालूम हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वो एक चांदनी रात थी, इत्तेफाक कहो या हकीकत, एक जगमगाती हसीन सी क्लब में जब तुम मुझे दूसरी बार मिले। हो गई थी मैं पूरी तरह से खुश जब तुमसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई थी। दिल में एक साथ कितने ही समुद्री लहरों ने हरकतें की थी। हाँ हाँ, वो तुम ही थे जिससे मेरी उस रात दूसरी मुलाकात हुई थी। एक बार फिर खो गई मैं तुम्हारी उन्हीं आंखों में। फर्क बस इतना था कि इस बार मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी, तुम मेरी तरफ नहीं। निम्मी, अब तक तो आप सभी समझ ही चुके होंगे कि ये स्टोरी किसकी है। शिखा और यश एक दूसरे को देखने लगे। यश धीरे से, तुमने सबको बता दिया हम कैसे मिले थे। शिखा, मुझे लगा तुमने बताया होगा। यश, तुम्हारी बहन को मैं क्यों बताऊंगा। अंश चिल्लाते हुए, अब तीसरी मुलाकात भी किस्सा सुना दो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। निम्मी, जरूर सुनाएंगे, पर उससे पहले हमारी दीदी एक गाना गाएंगी हमारे जीजू के लिए, और फिर जीजू क्या करते हैं हमारी दीदी के लिए ये भी तो देखना है। काजल रश्मि से, अपनी डीआईजी साहिबा का चेहरा तो देखो, जैसे अभी निम्मी को खा जाएंगी। वंदना ने गिटार शिखा के हाथ में लाकर दे दिया और सभी चुपचाप बैठ गए। शिखा यश की तरफ देखने लगी और यश उठकर नीचे आ गया, जहां उसे 3-4 लड़कियों ने घेर लिया। शिखा ने गिटार को संभाला और गाना शुरू किया। मुझे इश्क सिखाकर रूख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कभी कहीं छोड़ तो ना दोगे। किसी और के मत होना तुम जीते जी, मैं मर जाऊंगी, जो तुमने नजर फेरी तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। शिखा का गाना सुनते ही ये शिखा की तरफ लगातार देखने लगा। आज उसे शिखा की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। सभी मुस्कुराते हुए शिखा को देख रहे थे, जो लगातार भीगी पलकों से यश की तरफ देख रही थी। मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, जो रूठ गई तुमसे आके मनाना तुम। सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम मेरा इश्क रूहानी तुमसे, सुन जज मेरे हमदम।
दिल बोल रहा है तुमसे सांसों में उतर जाऊं, जितना तुम्हें चाहूं उतना मुझे तुम चाहो। शिखा के आंखों में आंसू आ गए थे तो यश उठकर उसके पास गया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, आज के बाद कभी तुम्हारे आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। बोलते हुए उसने शिखा के माथे पर किस कर लिया। अंश चिल्लाते हुए बोला, ओ भाई साहब, यहाँ हम सब भी मौजूद हैं, थोड़ी तो शर्म कर लो। रस्म, जीजू आप कंटिन्यू करिए, हम सभी आंखें बंद कर लेते हैं। शिखा ने शर्म से आंखें नीची कर ली और उठकर जाने लगी तो सोनिया और सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया, हाय कितनी खूबसूरत लग रही हो, इसलिए देवर जी आज खुद को रोक नहीं पाए। सीमा, देवर जी आप क्या करने वाले हैं अपनी होने वाली बीबी के लिए। इस नजरें घुमाते हुए वहां से जाने लगा तो अंश उसके सामने खड़ा हो गया। अंश, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, अब तक तो आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं जब तक आप अपनी लव स्टोरी हम सभी को सुना नहीं देते। यस, आज नहीं फिर कभी। नीतू, सुनाना तो आपको आज ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सुनाए हम आपको आज छोड़ने वाले नहीं हैं। सभी यस को परेशान करने लगे और यस को चारों तरफ से घेर लिया। यस, ठीक है सुनाता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब 1 साल पहले मैं दिल्ली में था तो मुझे एक केस मिला था। उस केस के सिलसिले में मुझे लखनऊ जाना पड़ा और वो केस की तह तक जाने में 1 साल का समय हो गया। इसी बीच मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिससे किसी को मुझ पर शक ना हो। मैं उस केस पर काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि जिस केस पर मैं काम कर रहा हूँ उस केस में एक और गिरोह का नाम जुड़ा है और उस गिरोह की जांच पड़ताल शिखा नाम की कोई ऑफिसर कर रही है। एक दिन सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो देखा मेरी बाइक पंचर है, इसलिए मैं पैदल ही निकल गया कॉलेज की ओर। मैं सड़क किनारे खड़ा होकर ऑटो का इंतजार कर रहा था कि तभी एक कार मेरे सामने से गुजरी। मुझे जल्दी जाना था क्योंकि कॉलेज में मेरे पहले से ही कुछ कारनामे ऐसे थे कि टाइम पर नहीं जाता तो मामला बिगड़ ही जाता। इसलिए मैंने कार को देखकर हाथ हिलाया और कार आगे से निकल गई। मैं फिर से अपनी जगह पर आ गया, तभी देखा कि कुछ दूरी पर कार रुक गई तो मैं कार के पास पहुंचा और अंदर देखा तो मेरी आंखें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ड्राइविंग सीट पर बैठी खूबसूरत मला को देखता ही रह गया। उसे देखकर मेरी बोलती बंद हो चुकी थी, पलकें झपकनी बंद हो गई थी और तब तक नहीं झुकी जब तक अंदर बैठी मोहतरमा ने मुझे अंदर आने को नहीं कहा। बस फिर क्या था, मैं तो एक अलग ही दुनिया में खो सा गया। मैं सोच रहा था ऐसी ही कार चलती है और ये खूबसूरत परी हमेशा के लिए मेरी जिंदगी की ड्राइवर बन जाए। सभी बहुत ही ध्यान से इसकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। शिखा भी उसकी बातें सुनकर सोच रही थी कि बातों में कितना शहद सुनाए जा रहे हैं उनके होने वाले पति परमेश्वर। घर के सभी बड़े वहां पर आ गए तो यश चुप हो गया और वापस शिखा के पास आकर बैठ गया। महावीर सिंह, हमने पृथ्वी और शिखा की शादी का दिन तय कर दिया है। शादी के अगले महीने की 27 तारीख को होगी, वो भी उज्जैन से। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे और यश शिखा की तरफ देखने लगा। शिखा भी यश की तरफ देखकर मुस्कुराई और इस बार उसने भी उसे देखकर आंख मार दी। यश के दिल में एक साथ कितने ही लड्डू फूटने शुरू हो गए। निम्मी ने लाउड स्पीकर की तेज आवाज में गाना बजाया और काव्या और नीतू के साथ स्टेज पर पहुंच गई और तीनों ने डांस करना शुरू कर दिया। उनके साथ वंदना भी नाचने आ गई। नाचते नाचते काव्या को प्यास लगी तो वो स्टेज से उतरकर पानी पीने के लिए चली गई। उसने जब पानी का गिलास लिया और पानी पीने लगी तभी उसे अपने पैरों के पास एक छिपकली दिखाई दी। छिपकली को देखकर वो जोर से चिल्लाती हुई पीछे की तरफ भागी, तभी वहीं पर खड़े शख्स से टकराई और उसे लेकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके हाथ उस शख्स के गालों पर जा टकराए और इस शख्स के गालों पर उसके लिपस्टिक के निशान आ गए। वो जल्दी से उस शख्स के ऊपर से उठी, शर्म से वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। वो शख्स अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हुआ और काव्या की तरफ देखने लगा। काव्या, सॉरी, वो छिपकली आ गई थी और उसे देखकर मैं डर गई थी। ओ, एक राजकुमारी छिपकली को देखकर डर गई, ये तो अच्छी बात नहीं है मिस। काव्या, काव्या है मेरा नाम। अच्छा नाम है। काव्या, आप कौन है? मेरा नाम राजन है, राजन अग्निहोत्री। काव्या, ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं। काव्या ने मासूमियत से राजन की तरफ देखकर कहा तो राजन काव्या की तरफ देखने लगा जिसकी पलकें नीचे झुकी हुई थी। राजन मन में, सच में ही राजकुमारियां बहुत खूबसूरत होती हैं और ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आंखें तो किसी हिरनी की तरह हैं, बाल किसी नागिन की तरह फैले हुए हैं और चेहरा हाय मैं मर जाऊं, ऊपर से लेकर नीचे तक जहर है। बिल्कुल किसी के दिल में आग लगाने के लिए तो इसकी एक मुस्कान ही काफी है। काव्या, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
राजन, नहीं, वो मैं कुछ और देख रहा था। काव्या, झूठ बोल रहे हैं आप। राजन, नहीं तो। काव्या, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। राजन मन में, वाह क्या लड़की है, आंखें भी पढ़ लेती है। काव्या, हम जा रहे हैं। राजन, जी बिल्कुल जाइए, मैंने कब रोका है आपको। काव्या, वो अपने गाल पर से आप लिपस्टिक के निशान साफ कर लीजिए, नहीं तो कोई देखेगा तो गलत समझेगा। राजन, लिपस्टिक का निशान। राजन ने गाल पर हाथ लगाया तो वो निशान और फैल गया। काव्या आगे बढ़ी और उसने अपने रुमाल से उसके गाल को साफ किया तो दोनों की ही सांसें तेज चलने लगी और धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। काव्या ने लिपस्टिक का निशान साफ किया और वहां से चल दी और जाते जाते उसके हाथों में एक रुमाल थमा गई। काव्या जाने लगी और राजन उसे जाता देखता रहा। अक्सर यही होता है, जब हमारे दिल को छूकर कोई लड़की जाती है तो उसे देखते हुए हम ये जरूर सोचते हैं कि एक बार पलट कर वो जरूर देखेगी। और जाते समय काव्या ने मुड़कर एक कातिल निगाहों से राजन की तरफ देखा। बस इतना ही काफी था राजन के दिल के सोए हुए अरमानों को जगाने के लिए। सबके दिलों के अरमानों को जगाने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है, फिर उसका फैसला तो तकदीर करती है कि वो मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों, एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होने जा रही है जिसमें एसपी राजन अग्निहोत्री और राणा उदयभान सिंह की पोती और सादा देवी जैसी घमंडी औरत की बेटी काव्या की लव स्टोरी कैसी रहती है। क्या आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।